हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन एंड वेलकम टू आवर पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th. So we were on the third paragraph. We have to start from the third paragraph. The model allowed China to use its resources to establish the foundations of an industrial economy on a scale that did not exist before. Employment and social welfare was assured to all citizens, and China moved ahead of most developing countries in educating its citizens and ensuring better health for them. The economy also grew at respectable rate of 5.6%, but an annual growth of 2-3% in population meant that economic growth was insufficient to meet the needs of growing population. Agriculture production was not sufficient to generate a surplus for industry. In chapter 2, we discussed the crisis of the state controlled economy in the USSR. A similar crisis was to face China too. Its industrial production was not growing fast enough. International trade was minimal and per capita income was very low. So here we see that ये जो मॉडल चीन ने अपनाया था वो क्या था, वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे जितने भी रिसोर्सेज थे वो उसका इस्तेमाल किया। मींस जो भी उसने मॉडल स्टार्ट किया वो ये उस मॉडल के अंदर ये था कि भाई अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अपन किसके लिए यूज करेंगे, इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए यूज उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा और सभी सिटीजन्स को यानी कि सभी नागरिकों को एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर की योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया। यानी कि जितने भी सिटीजन्स हैं कंट्री के उन सबको क्या है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उनकी जो बेटर हेल्थ है वो सोशल वेलफेयर और लाया गया। और इसके साथ ही जो सिटीजन्स थे उनको शिक्षित करने यानी कि एजुकेटिंग और स्वास्थ्य सुविधा यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी वो भी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की गई इस पीरियड के अंदर। और चीन क्या है देखते चीन क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है एंड चाइना मूव्ड अहेड ऑफ मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन एजुकेटिंग इट्स सिटीजन्स। मींस अपने सिटीजन्स को एजुकेट करने के अंदर जो चीन जो था, जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज थे उन सबसे आगे निकल गया। बट एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 2-3% meant that economic growth were insufficient. बट अर्थव्यवस्था का जो इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट था वो 5 से 6% की दर से हुआ, यानी कि 5.5 और 6% रेट से वो हुआ। और दूसरी तरफ क्या थी, जो पॉपुलेशन थी वो 2-3% एनुअली बढ़ती जा रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक तरफ तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ हम अगर इकोनॉमी को बढ़ाते भी हैं, इंडस्ट्रीज को भी बढ़ाते हैं, तो प्रॉब्लम वहीं आ जाएगी कि हम एक तरफ तो बढ़ा रहे हैं बट दूसरी तरफ क्या है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो ये सिचुएशन थी। और ज़्यादातर लोग क्या थे, फिर जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, जो भी सरकार के जो लाभ होते हैं जो सरकार देना चाहती है अपने देश के सिटीजन्स को, उस लाभ से क्या होता है, कई लोग क्या हो जाते थे, रह जाते, वो उन तक नहीं पहुंच पाता था या उनको नहीं मिल पाता था। सपोज करिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए की योजना का लाभ देने के लिए लोगों को के लिए पॉलिसी बनाई कि भाई लोगों को 100 करोड़ का लाभ दिया जाए। अब पॉपुलेशन बढ़ गई और 100 करोड़ खत्म ही हो गए, तो फिर कहां से लाभ मिलेगा, बाकी के लोग तो बेचारे रह जाएंगे।
100 करोड़ इस बेस पे लगाए थे कि भाई 50,000 पॉपुलेशन है, 50,000 पॉपुलेशन के अंदर हम 100 करोड़ का लाभ देंगे। बट क्या हुआ, आने वाले टाइम के अंदर पॉपुलेशन बढ़ के 70 होगी, तो वो 70 के लिए 70,000 के लिए थोड़ी वो रखा था, वो तो खाली 50 के लिए रखा। ठीक है, तो क्या होता था कि लोग जो प्रॉफिट जो अ, देती थी, जो लाभ देने की नीड्स जो थी लोगों की, जो लाभ देने की कोशिश करती थी, उससे कई लोग क्या है पॉपुलेशन बढ़ने के कारण उस चीज से वंचित रह जाते थे। अब agriculture production was not sufficient to generate a surplus for industry. In chapter 2 we discussed the crisis of the state controlled economy in the USSR. अब जो खेती की पैदावार यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है, वो इंडस्ट्रीज की पूरी जरूरत लाइक पूरी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता था, इतना कैपिटल वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता था कि इंडस्ट्रीज की सभी जरूरतों पूरी हो सके। और अपन ने ये चैप्टर 2 के अंदर भी पढ़ा था यूएसएसआर का, जब जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, किसके हाथ में था, गवर्नमेंट के हाथ में था। यहाँ पे भी एग्रीकल्चर सेक्टर किसके हाथ में था, गवर्नमेंट के हाथ में था। अब एग्रीकल्चर सेक्टर से जितना भी प्रोडक्शन होता था, वो प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं था कि इंडस्ट्रीज को जनरेट करे। और यही संकट क्या था, यूएसएसआर के साथ था, ये क्राइसिस क्या थे, यूएसएसआर के साथ थे। तो ये प्रॉब्लम अब किसके साथ भी आ रही थी, चाइना के साथ भी आ रही थी, क्योंकि चाइना भी क्या कम्युनिस्ट कंट्री था और रशिया भी कम्युनिस्ट कंट्री, चाइना आज भी कम्युनिस्ट है। बट वहां पे क्या है, इलेक्शंस हो जाते हैं तो ये पता लग जाता है कि हाँ भाई ये डेमोक्रेटिक है। अदरवाइज अगर आपने 10th क्लास में इसका पढ़ा था, क्वेश्चन भी बन के आता है चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है या डेमोक्रेटिक कंट्री है, बताइए। कई दफे क्वेश्चन रिपीट हुआ 10th क्लास के अंदर। सो यही क्राइसिस क्या थे, अब उन सबके साथ थे। अ सिमिलर क्राइसिस टू फेस टू चाइना टू, और जैसा मैंने बताया, हाँ कम्युनिस्ट, जैसे मैंने बताया कि जैसे यूएसएसआर के साथ संकट आए थे, वैसे ही अब चाइना के ऊपर भी यही क्राइसिस आने लग गए। Its industrial production was not growing fast enough, international trade was minimal, and per capita income was very low. अब इसका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो तेजी के साथ नहीं बढ़ रहा था, जितनी तेजी से इन्होंने उपेक्षा की थी कि भाई बढ़ना चाहिए, उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था। और फॉरेन ट्रेड जो थी, विदेशी व्यापार जो था, वो नहीं के बराबर था, वो नहीं के बराबर था। और जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम है, वो भी क्या थी, बहुत लेस। एनी क्वेश्चन? क्लियर? एनीबडी? ओके, तो अब अपन आगे चलते हैं। फॉर चाइनीज the Chinese leadership took major policy decisions. In the 1970s, China ended its political and economic isolation with the establishment of relations with the United States in 1972. Premier Zhou Enlai proposed the four modernization: agriculture, industry, science and technology, and military. By 1973, by 1978, by 1978, the then leader Deng Xiaoping, Deng Xiaoping announced the open door policy and economic reforms in China. The policy was to generate higher productivity by investments of capital and technology from abroad. अब चाइनीज लीडरशिप, ठीक है, 1970 के पीरियड में कुछ बड़ी कुछ बड़े पॉलिटिकल या कुछ बड़ी पॉलिसीज पर चाइनीज लीडरशिप ने निर्णय लिए।
और चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। यानी कि 1972 में इसने रिलेशंस बनाए यूएसए के साथ। ये आप जो शेयर स्क्रीन कर रहे हैं इसको बंद कर दीजिए, मेरे अलावा सब शेयरिंग स्क्रीन बंद कर दीजिए। नाइनटीन 72 में अमेरिका के साथ रिलेशंस बनाए, और उससे पहले जो चाइना कर रहा था 1972 से, वो अकेला ही कर रहा था, ना तो बाहर से कोई ट्रेड कर रहा था, अपना काम अंदर ही अंदर कर रहा था, तो एक तरह से आइसोलेशन में था, एकांतवास में था। तो 1972 में इसने अपना एकांतवास तोड़ा और अपने संबंध किसके साथ स्थापित किए, किसके साथ जोड़े, अमेरिका के साथ। और 1973 में प्रधानमंत्री चाओ एनलाओ ने कृषि यानी कि अपनी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री, ठीक है, इन चारों को ऊपर क्या किया, इन चारों को क्या बोला आधुनिकरण के 4 प्रस्ताव रखे, यानी कि मॉडर्नाइजेशन के 4 उसने आइडियाज रखे, जो उसने प्रपोज किए थे कि भाई अगर मॉडर्नाइजेशन करना है देश के अंदर, आधुनिकीकरण करना है देश के अंदर, तो ये चारों चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक तो एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्रीज, तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और चौथा मिलिट्री। और 1978 में दादेन प्राइम मिनिस्टर, यानी कि तत्कालीन, दादेन का मतलब होता है तत्कालीन, उस समय का जो तत्कालीन जो नेता था डेंग श्याओपेंग, डेन श्याओपेंग ने चीन में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए कौन सी पॉलिसी अपना दी, ओपन डोर। ध्यान रखना, उसने जो पॉलिसी अपनाई उस पॉलिसी का नाम दिया ओपन डोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना। द पॉलिसी वॉज टू जनरेट, अब ये पॉलिसी क्या थी, इस पॉलिसी के अंतर्गत अब ये नीति ये हो गई कि किसको जनरेट करना है, प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि अब नीति ये हो गई कि विदेशी पूंजी यानी कि फॉरेन कैपिटल और इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम प्रोडक्शन को प्राप्त किया जा सकता है ओपन डोर इकोनॉमी से। ये पॉलिसी इन्होंने अब कर दी। क्लियर? कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया ये पैराग्राफ? कुछ पूछना है इसमें से? अनुष्का, रौनक, मिताली, कोमल, ठीक है, और आगे बढ़ते। चाइना followed its own path in introducing a market economy. The Chinese did not go for shock therapy but opened their economy step by step. The privatization of agriculture in 1982 was followed by the privatization of industries in 1998. Trade barriers were eliminated only in special economic zones, says, where foreign investors could set up enterprises. In China, the state played and continues to play a central role in setting up a market economy. तो मार्केट इकोनॉमी के अंदर आपको अगर अपन हिंदी में बोलते तो मार्केट को हिंदी में क्या बोलेंगे? मार्केट को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में? बताएगा कोई? बाजार, बाजार, वेरी वेरी गुड। तो बाजार अर्थव्यवस्था, यानी कि अब चाइना ने क्या किया,
चाइना ने बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए अपना ही तरीका आजमाया। चाइना ने जो ये मार्केट इकोनॉमी थी, इसको अपनाने के लिए अपना ही तरीका आजमाया। चाइना ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी जो इकोनॉमी, उसकी जो खुद की जो इकोनॉमी थी, उसको स्टेप बाय स्टेप ढंग से खोला, यानी कि चरणबद्ध तरीके से खोला। ऐसा नहीं कि एकदम से खोल दिया, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। 1982 में जो एग्रीकल्चर थी, उसका प्राइवेटाइजेशन थी। अभी तक एग्रीकल्चर किसके हाथ में थी? स्टेट के हाथ में थी, गवर्नमेंट के हाथ में थी। तो 1972 में जो एग्रीकल्चर थी, जो खेती थी, उसका क्या किया? निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन किया गया। और उसके बाद 1980 में इंडस्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन किया। पहले एग्रीकल्चर का 1972 में, फिर 1998 में इंडस्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन किया गया। और जो ट्रेड बैरियर्स थे, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं। जो ट्रेड बैरियर्स थे, जिनको कि अपन हिंदी के अंदर बोलते हैं व्यापार संबंधी अवरोध। अवरोध का मतलब होता है बैरियर्स। ठीक है। वो उन्होंने क्या किया? खत्म किए, खाली उस जोन के अंदर जहाँ जिसको कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बोलते हैं। अपने इंडिया के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेस कहाँ पे है? अपने आसपास के रीजन। क्या समझते हैं आप सेस से? स्पेशल इकोनॉमिक जोन से क्या समझते हैं? आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और ये वर्ड वहां पे आया हुआ है, सेस। तो ये व्हाट इज सेस? सेस क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होता है? ठीक है, मैं इस पैराग्राफ के बाद बता दूंगा आपको। तो ये जो थी, इन्होंने जो जहां स्पेशल वेयर फॉरेन ट्रेड टेक प्लेस, फॉरेन ट्रेड तो कहीं पे भी टेक प्लेस हो, कहीं पे भी हो सकती है बेटा। अभी अपने अजमेर में मदार गेट में भी हो सकती है। फॉरेन ट्रेड तो कहीं पे भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी कि इसमें हो। नहीं, मैं अभी बता दूंगा, पहले पैराग्राफ खत्म करने दो। वेयर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कुड सेट अप एंटरप्राइजेस। अब स्पेशल, अब यहीं पे ही पता चल गया आपको सेस क्या होती है। सेस जो ट्रेड बैरियर, यहाँ पे चाइना ने क्या किया? जो सेस थे, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे, वहां से क्या था? ट्रेड बैरियर्स थे, यानी कि व्यापार के ऊपर जो उन्होंने टैक्स लगा रखे थे, ड्यूटी लगा रखी थी, और वो सारी चीजें क्या करी? खत्म करी। और जो विशेष आर्थिक क्षेत्र थे, यानी कि सेस के लिए हटा दिया गया, जहां विदेशी निवेशक, जहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने इंडस्ट्रीज को लगा सकते हैं। और ये एरिया वो कहलाता है सेस, जहां पे फॉरेन इंडस्ट्रीज है, जहां पे इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे अपने यहाँ पे गुड़गांव है, यहाँ पे फॉरेन इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है फॉरेन इंडस्ट्रीज ने। और मेन जो सेस का मतलब है, अब कोई भी फॉरेन कंपनी, अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है, तो सबसे पहले वो लगाने से पहले इन्वेस्ट करेगी, अपनी गवर्नमेंट को पैसा देगी। तो वो सबसे पहले ये देखती है कि मेरे को फैसिलिटीज क्या क्या मिलेंगी। उसको फैसिलिटीज मिलेंगी जब भी तो वो लगाएगी। अब फैसिलिटीज के अंदर पानी होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, सड़कें सही होनी चाहिए, दूसरी चीज पावर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें जब गवर्नमेंट, ये सारी फैसिलिटीज जब गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कराती है, और उनको जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं कंपनीज के साथ, वो पूरे फिलफिल होते हैं, तो उस जगह जब वहां पे जब ये फॉरेन कंपनीज जहाँ सेटअप होती हैं, उसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। जोन मतलब रीजन होता है, एरिया होता है। ठीक है। तो उस एरिया जहाँ पे ये इंडस्ट्रीज लगती हैं, फॉरेन इंडस्ट्रीज, जहाँ पे इनको सारी सुविधाएं जो इनको चाहिए, वो सारी जो
गवर्नमेंट इनको लगवाती है, वो प्रोवाइड कराती है। इस एरिया को क्या बोलते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन पूछना? एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? क्लियर? विजय लक्ष्मी, मिताली, रौनक, अनुष्का, पायल, सबको क्लियर हो गया? किसी का नाम तो नहीं भूला? मैं भूल गया हूं तो सॉरी। यशस्वी, क्लियर हो गया बेटा? ओके, ठीक है। अब अपन कल कंटिन्यू करेंगे।